गुड इवनिंग साथियों। आज पुनः हम लोग अभी अपनी बायो क्लास के लिए जुड़ चुके हैं और ले आओ। थैंक यू। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा, जिम्नोस्पर्म की जनरल क्लास पढ़ी, उसके बाद डिटेल में गए, साइकस, स्पाइनस, वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसके फॉर्म जो भी था वो भी कर लिया। अब हम लोग आज जो है एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इफेड्रा वाला जो भी था उसके क्वेश्चन का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लेकिन उसका जो भी जनरा है उसको डिटेल में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। अंडरलाइन कर लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे एल्गी में मैंने छोड़े थे कुछ, वो भी आपको मेंशन कर लेना, बाद में उनको हम दे देंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो भी मैक्सिमम आते हैं वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उसमें आप परेशान मत होना। सिलेबस के अनुसार अगर देखें तो हम लोग इसमें अगला टॉपिक है पैलियो बॉटनी करके है, उसका भी मैटर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम लोग जितना भी, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी आप लोग अनुसार जो भी आपके पास पेपर है मींस सिलेबस, उसमें आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलिए कौन कौन सी चीज़ें हो जा रही हैं, क्योंकि बाद में अभी 1 महीने बाद सितंबर लास्ट में हम लोग अपडेट करना पड़ेगा इसमें। तो पैलियो बॉटनी के बाद टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को पढ़ाने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन का बेसिक टॉपिक पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर हमको कराना है, दुनाम पद्धति के बारे में बताना है वहां पे, तो कुछ बेसिक हमको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अलग से उनको हमको करना मुश्किल रहेगा, साथ में ही कर लेंगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में है, सिलेबस में बता रहा हूं। इसके अलावा बेंथम एंड हुकर का सिस्टम क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम जो भी दिया था, इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरिया, इसी टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम लोगों को टैक्सोनॉमी नॉमेनक्लेचर जानना जरूरी है, इसलिए इसी सिलेबस का ऊपर का हिस्सा जूलॉजी वाले पोर्शन में आ जाइए। बायोलॉजी का जूलॉजी पोर्शन जो दिया है उसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, सब स्पीसीज और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, वहां भी दिया यहां भी दिया। तो हम लोग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बीच के टॉपिक को ना उठा के सीधे सीधे जूलॉजी का पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, वो उसको डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो ये तो रही बात सिलेबस से रिलेटेड। अब इस सिलेबस से रिलेटेड अब हमको डिफाइन करना है, तो आपको बात यहां पे शुरू करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सोनॉमी से पढ़ने से पहले जो हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। आसान लग रहा है कि हम लोग सिंपल से समझते हैं कि बायोलॉजी एक ब्रांच जो है, जो कि यहां पर बायो मीन्स लिविंग बींग्स की बात कर रहा है, और लॉगस मीन्स जो है वो स्टडी या उसी के डिस्कोर्स के बारे में बात करता है। बायो मीन्स क्या हो गया, लिविंग बींग्स, और लॉगस मीन्स स्टडी। सिंपल सा आपको मालूम है, तुम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ के रखा है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ऐसे भी हम लोग अपने आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं या आपको स्वयं भी पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, इसी को बोलते हैं। खैर, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बायोलॉजी ब्रांच में किसका अध्ययन या किया जाता है, ये आसान है। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि टर्म जो था, टर्म बायोलॉजी, ये किसने क्वाइन किया था, या क्वेश्चन आएगा हु गेव द टर्म बायोलॉजी, ही हु क्वाइन द टर्म ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? तो इस बायोलॉजी टर्म में आप लिखेंगे दो नाम है, लैमार्क एंड ट्राइवेरेनस। इन्होंने इस बायोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था। आई थिंक ये 1802 में है, ये भी लिख लेना। तो द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय 1802 थ्रू लैमार्क एंड ट्राइवेरेनस। ये एक बेसिक बात हो गई, क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पिछले भी मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, तो लैमार्क और ट्राइवेरेनस ने, और ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम इसी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा और बात कर लें कि बायोलॉजी को बेसिक अगर देखा जाए ब्रांचेज में, हम लोग बेसिक ब्रांचेज में 2 ब्रांचेज में आप लोग पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। हालांकि ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था, शुरुआत की कुछ लोग इसी से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ी नीड ना होते हुए इसीलिए हम लोगों ने अपना उधर का पोर्शन वायरस वगैरह शुरू किया था। कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे तब पढ़ लें चाहे पढ़ लें,
बेसिक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो यहाँ पर लॉजी भी लगा है तो सीधी सी बात है स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करेगा। बॉटनी में इसको बॉस्किन टर्म जो था, बॉस्किन ग्रेजिंग से रिलेटेड है। बॉटनी टर्म जो था लैटिन लैंग्वेज में बॉस्किन या ग्रेजिंग से रिलेटेड है, चरने वाला, चारा जिसको बोलते हैं, हरा, तो उसी से, हरे मीन्स क्या, प्लांट्स, तो इसको हम लोग एज आ प्लांट साइंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बॉटनी स्टडी ऑफ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जनरली क्या हो जाएगी, बॉटनी। ये भी आपको आता है। फिर क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि जूलॉजी, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, एरिस्टोटल की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु, ये नाम है। एक तो ये हो गया। दूसरा जब बात बॉटनी की, तो यहां पर भी हम लोग फादर पूछ रहे हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, तो आपको मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं थियोफ्रास्टस, ये नाम हो जाएगा थियोफ्रास्टस। क्लियर हो गया। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये क्लियर हो गया। एरिस्टोटल यहां पर है, वहां पर थियोफ्रास्टस है। हिंदी में लिखना चाहें तो कुछ लोग लिख सकते हैं थियोफ्रास्टस, इसको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जूलॉजी में भी हो गया, बॉटनी में हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के पिता, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान के पिता। ये भी आपका क्वेश्चन करेंगे, तो इसको भी हम लोग एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये बेसिक चीजें हो गई, ये तो आप नोट कर लेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हम लोगों को क्या बताना है कि टैक्सोनॉमी को डिफाइन करना है, टैक्सोनॉमी क्या है, उस पर बात, ये बेसिक बात नोट कर ली होगी आप लोगों ने। अब बात करता हूं मैं यहां पर किसकी, टैक्सोनॉमी की। दो चीजें हैं यहां पर, नाम से लगा होगा, एक टैक्सॉन और एक नॉमस, ऐसे करके। टैक्सॉन का मतलब एक तरीके से सिंपल सा अगर बात करें, या टैक्सिस या टैक्सोनॉमी, तो टैक्सॉन जो हम लोग अभी जब पढ़ेंगे, मीन्स एक याद होगा आपको, जब हम लोग अभी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे बेसिक स्पीसीज ऑफ, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक स्पीसीज की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पीसीज यूनिट की बात करेंगे। किसी भी क्लासिफिकेशन में जब यूनिट कौन होती है क्लासिफिकेशन को, तो हम लोग बात करते हैं जाति, इसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं जाति। खैर ये तो कॉमन बात थी अलग। टैक्सॉन और यहां पर टैक्सिस, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट, और नॉमस मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ। हालांकि अगर हम लोग इसको बोले तो अकॉर्डिंग टू लॉ, किसी भी नियम के आधार पर किसी का अरेंजमेंट करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। एक ये पुरानी डेफिनेशन थी, ऐसे बताया गया था। तो वो नियम, इसको एग्जॉस्ट ऑन करो, ठीक है। तो नियम के अकॉर्डिंग अगर चले तो टैक्सिस जो अरेंजमेंट ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू लॉ। सिंपल सी बात है, अगर इसको बेसिक बहुत ही साधारण भाषा में समझे तो टैक्सोनॉमी को ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जब लाएंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इससे पहले कैरेक्टराइजेशन, ये सब बातें जब करेंगे तो इससे पहले एक बात और जान लें यहां पर बेसिक, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या उसको टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट करने के लिए हमको उसके कैरेक्टर के बारे में जानना जरूरी है। तो बेसिक हम लोग इन्हीं पे बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमी टर्म भी पूछता है, एक बार पूछ चुका है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया, तो इसी को हम लोग सिस्टमैटिक भी बोलते हैं। वैसे तो सिस्टमैटिक टर्म अलग है और टैक्सोनॉमी अलग है, चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमी यहाँ पे लिख लीजिए टर्म AP डी कैंडोले, यहाँ पे लिख लीजिए AP डी कैंडोले, इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था।
और टैक्सोनॉमी को ही सिस्टमैटिक के भी फॉर्म में बोलते हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसको सिस्टमैटिक, जैसे टैक्सोनॉमी, और यहां पर लिख लीजिए सिस्टमैटिक। ये टर्म जो था वो लीनियस ने दिया था। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना। क्वेश्चन पूछेगा हु गिव्स द टर्म टैक्सोनॉमी, तो बताएंगे कैंडोले, या हु गिव्स द टर्म ऑफ सिस्टमैटिक, तो बताएंगे लीनियस के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और आती है कि टैक्सोनॉमी में जो टर्म था, उस टैक्सोनॉमी का प्रॉपर मतलब पहले तो इन्होंने कुछ और निकाला था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर टैक्सोनॉमी को हम लोग थोड़ा सा अपडेटेड कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो इससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, वही पूछे जाएंगे। थ्योरी तो आपको पता है सब, आपको मालूम है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी, उसी को हम लोग सिस्टमैटिक फॉर्म में बोल सकते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन का बेसिक है, तो ये नोट कर सकते हैं। नई लाइन से लिखिए, ये पॉइंट लिख लिया ना कि टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय कैंडोले और सिस्टमैटिक टर्म गिवन बाय लीनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से एक नया सिस्टमैटिक से नया टर्म है द टर्म न्यू सिस्टमैटिक, ये भी नोट कर लीजिए। टर्म न्यू सिस्टमैटिक, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक गिवन बाय जूलियन हक्सले, इसको जे हक्सले भी बोलते हैं। जूलियन हक्सले का नाम आपने और भी कहीं सुना होगा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे उधर, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। पुरकिंजे ने दिया था प्रोटोप्लाज्म, और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ऐसा करके एक टर्म था, तो हक्सले को वहां भी सुनते हैं। फिलहाल द टर्म न्यू सिस्टमैटिक गिवन बाय जूलियन हक्सले एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, दोनों को हम लोग, एक नाम था कार्ल मार्क्स लीनियस, इन्हीं को दूसरे नाम पर भी हम लोग जानते हैं कैरोलस लीनियस, और हम लोग आसानी से इनका नाम लेते हैं लीनियस, ये भी आपका नाम है। तो हम लोग बोलेंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लीनियस, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी के आगे। अकॉर्डिंग टू, नई हेडिंग डाल लीजिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, या अरस्तु, अरस्तु के अनुसार सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे थे तो उनके अनुसार लिख लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब समानता और डिसिमिलरिटी मतलब असमानता। अरस्तु ने कहा था कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, फॉर द हेल्पिंग टू स्टडी, हेल्प इन स्टडी, अगर अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है या कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी है। तो आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, ऑर्गेनिज्म डिफाइंड इन डिफरेंट ग्रुप्स, organism defined in different groups called as क्लासिफिकेशन। ये बात कही थी आपके किसने कही थी बात, ये बात कही थी एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अरस्तु के अनुसार कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर करना है तो उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे ही ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका पता चल जाएगा वो कैसा, किस लेवल से उसका क्लासिफिकेशन करना है।
आप हेडिंग डाल लीजिए मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन में आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए वैसे तो, हालांकि इसका फार्मूला इस टाइप का है, आप याद कर लिए यहाँ पे INC, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, हालांकि याद करना चाहो तो इस नाम से भी याद कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब है आपका आइडेंटिफिकेशन, फिर है नॉमेनक्लेचर और फिर है क्लासिफिकेशन। ये एक तरीका है। हालांकि इससे रिलेटेड एक और चीज ऐड करी गई है, कैरेक्टराइजेशन। लेकिन नियमावली में जो मॉडर्न डिफिनेशन क्लासिफिकेशन में ये एक सीक्वेंस है। एक दो किताबों में मैंने इस सीक्वेंस को थोड़ा आगे पीछे भी देखा है, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब उसको वर्गीकृत करने के लिए, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, जैसे सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए एक रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जनराज के या डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑर्गेनिज्म वहां रखे हों। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ प्लांट्स पड़े हैं, कुछ एनिमल्स पड़े हैं, कुछ एनिमल्स में भी कुछ आर्थ्रोपोडा के हैं, मोलस्का के हैं, काइनोडर्मेटा के मान लो हैं, या कुछ प्लांट में वो जिम्नोस्पर्म है, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, कुछ भी पड़ा हो, एनीथिंग। उसको पहचानने के लिए जब तक हम उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे, आइडेंटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं पहचानना, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर, नामांकरण जो हो गया, उसका नाम देना। क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। अरे भाई, कोई भी नई संतान जन्म लेती है तो आप सबसे पहले उसको नामांकन कर देते हैं। अपने पे दिमाग लगाइए, कोई भी नई संतान किसी भी की जन्म लेती है तो उसका नामांकन पहले नहीं करते, पहले क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं कि ये किस ग्रुप का, किस फाइलम का, किस क्लास का मेंबर है, पहले तो ये सोचते हैं। और ये सोचने के लिए आपको सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके लक्षण क्या है। भाई, इंसान का कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ही तो करते हैं। कुछ किताबों में मैंने देखा आगे पीछे दिया है, लेकिन फिलहाल आपको जो टर्मिनोलॉजी जो चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ही करें। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए तो आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करता है किस पे, कैरेक्टराइजेशन पे। तो सिंपल सी बात है, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तब उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, तभी तो नामांकन करेंगे। फिर नामांकन के बाद उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे क्लासिफिकेशन में, कि वो किस किंगडम में जाएगा, किस फाइलम या डिवीजन में जाएगा। याद आ रहा है ना, आप क्लासिफिकेशन हायरार्ची को जब हम लोग लेके चलेंगे, वहां पे किंगडम है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ये सब पूरा हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में, सब क्लास में भी है, जो भी डिवीजन है भी आगे पढ़ेंगे, उनमें हम जब डिवाइड करेंगे तो इसी बेस को आधार बना के मॉडर्न डिफिनीशन जो क्लासिफिकेशन की ये प्रस्तुत की गई है। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन आपका क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना। चलिए भाई, ये बात हो गई। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, कुछ साइंटिस्ट का इस टैक्सोनॉमी में कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं वैसे बता चुका हूं, चलिए नई हेडिंग डाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन क्लासिफिकेशन। क्योंकि एक एक चीज पढ़ना अलग है, सीधे सीधे साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे और उसके बारे में जो भी उसने बातें बोली है उसकी बात हम लोग अध्ययन कर लेंगे, आसान हो जाएगा। अब अरस्तु को मैं पहले ही बता चुका हूं, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों है। आपको ऊपर अभी डिस्कस कर चुका हूं ना कि फादर ऑफ बायो भी है, बायो क्या बायोलॉजी पूरा लिखे हैं, एंड जूलॉजी है, ये बात तो पहले ही बता चुका हूं। देखते ही हेडिंग यही क्लियर हो गई। अरस्तु ने क्लासिफिकेशन के पहले, सबसे पहले टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। और अरस्तु ने ही, इन्होंने ही ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी,
हम लोग ब्लड भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू टू टाइप्स। किसने किया था? एरिस्टोटल ने। पहले मैं आपको डिस्कस कर ही रहा हूं, एरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू टू टाइप्स। पहला कौन सा था ये भी क्लियर कर लेते हैं। पहला तुम्हारा था ENAIMA इनेमा, और दूसरा था ANAIMA एनीमा। नाम सही लग रहा है, बड़ा आसान है। अब ऑन द बेसिस आप किसके बेस पे किया ना, देखिए मैंने क्या लिखा, ऑन द बेसिस आप आरबीसी लिखा है ना। आरबीसी के यहां पे लिख लीजिए आरबीसी, या ब्रैकेट में लिख लीजिए रेड ब्लड प्रेजेंट। ये बात सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए। एनीमा में क्या करेंगे, यहां पे ए लग जाने से वो डिपेंड किसको डिनोट करता, एब्सेंटी को। अरे हम लोग सेलुलर पढ़ रहे थे ना, कोशिकीय सेलुलर वर्ड यूज कर रहे थे। हम लोग सेलुलर में ए लगा देते हैं, पहले हो जाता है एसेलुलर। सिंपल सा वैसे ही है। इनेमा जो है ब्लड वाला है, ए लगाने से एब्सेंटी आ गई, इनेमा ब्लड वाला नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिख सकते हैं विदाउट आरबीसी। ये बात क्लियर हो गई। तो दो पार्ट में इन्होंने किसने बांट दिया, टू टाइप्स में। एरिस्टोटल ने सबसे पहले इसका डिस्कशन किया, इनेमा और एनीमा। ठीक है भाई। अब इनेमा में भी उन्होंने कुछ बातें कही कि इनेमा में भी कहा कि इनमें दो टाइप के एनिमल्स, या अभी इन्होंने एनिमल्स के बारे में ज्यादा बताया, प्लांट वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनीमा में इन्होंने कहा दो टाइप के हैं। कौन कौन से भाई, यहां क्वेश्चन बनता है इसीलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये एनीमा भी क्वेश्चन बन चुका है, किसने बताया, अरस्तु ने, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अब बात आती है कि इनको डिवीजन भी दो टाइप में करने, तो दो टाइप में करने के लिए पहला कर दीजिए ओविपेरस, दूसरा कर दीजिए विविपेरस। ओविपेरस और दूसरा है आपका विविपेरस। ओवी मीन्स होता है यहां पे हिंदी में बोलते हैं अंडायुज, मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, इसको शायद बोलते हैं जरायुज। बताइए कितना कठिन सा लग रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं अंडे देने वाले, या हम लोग इनको इंग्लिश में बोलेंगे एग लेइंग। यहां पर यंग वंस लेइंग। ठीक है। तो ओविपेरस एंड विविपेरस, इसमें अंडायुज। अब इसकी भी कैटेगरी तुमको डिफाइन करनी है। तो जब हम लोग यहां पर ओविपेरस में बात करते हैं तो इसके सीक्वेंस को सीधे सीधे लिख देते। पहला है तुम्हारा पिसीज। पिसीज किसको डिनोट करता है, पिसीज हम लोग डिनोट करते हैं किसको, मछलियों को। नहीं आता साइड में लिख लेना भाई, उसमें लिखने की वो टेंशन की बात नहीं है, ना शर्माइए। आप लोग ना हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आप लोग प्रॉपर जो भी चीजें नहीं आती उनको मेंशन कर लीजिए। पिसीज मछलियों के बारे में। दूसरा एम्फीबिया, तीसरा रेप्टाइल्स, पिसीज के बाद एम्फीबिया, तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एविस, और पांचवा मैमेलिया है। लेकिन मैमेलिया में एक पर्टिकुलर सब क्लास है, नोट कर लीजिए, उसको शायद बोलते हैं प्रोटोथेरिया। यहां पे नोट कर दीजिए प्रोटोथेरिया। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एग लेइंग एनिमल्स हैं, ओविपेरस हैं। विविपेरस में चले यंग वंस में, उसमें मैमल्स में मेटाथेरिया और यूथेरिया, क्योंकि प्रोटोथेरिया तो यही हो गई। तो ये मैमल्स तो है, लेकिन यहां पे मेटाथेरिया, अभी इनके बारे में डिस्कशन आगे भी करेंगे। अभी हम लोग सिंपल सा क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। क्लियर हो गया। अब मेटाथेरिया और यूथेरिया के एनिमल्स मतलब जितने भी हैं वो कैसे हैं, विविपेरस। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो आपके यंग वंस लेइंग नहीं हैं, एक्सेप्शनल में लिख लीजिए उनको। पहला है आपका इकिडना,
और दूसरा है प्लेटिपस। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, मुझे याद आ गया कि एक्सेप्शनल में एकिडना और प्लेटिपस दोनों यंग वंस लेंग नहीं है, वो आपका दूसरे मेथड से अपने रिप्रोडक्शन करके यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? तो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स ये सब किस में आएंगे? ओविपेरस और विविपेरस में ऐसे एनिमल्स जो नॉर्मली मैमेलिया की ही क्लास से हैं और जिनको हम लोग मेटाथेरिया और यूथेरिया में डिनोट करते हैं। ठीक है ना? नई लाइन से लिखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एविस फ्रॉम रेप्टाइल्स, एक नोट डाल के लिख लो, पूछा गया है क्वेश्चन ये। द डेवलपमेंट ऑफ, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ एविस यहां पे दिया, सीधी सी बात इसका तो क्लियर है। अगर मैं एक सीक्वेंस की बात करूं क्लासिफिकेशन में तो सोचने वाली बात है, जब लोगों ने इसके बारे में बताया होगा कि क्लासिफिकेशन करना है तो कितना कठिन रहा होगा दौर। सोच के देखो जरा, ऑर्गेनिज्म सब लगभग एक जैसे दिख रहा है, पानी में हर चीज रहने वाली आपकी मछली नहीं है, जमीन पे हर रहने वाला टेट्रापोडा आपको उसी क्लास में नहीं आ रहा, आर्थ्रोपोडा अलग, मोलस्का, तो कितनी इंपॉर्टेंट और कठिनाई भरी चीज रही होगी। तो इसको डिफाइन कर दिया, जो आज इतना आसानी से हम लोग 2-2.5 घंटे की क्लास में पढ़ ले रहे हैं, उसमें 100-200-300 साल लग गए। सोचने के बाद 1753 में सिस्टर नेचुरी और इनकी बुक्स लीनियस वगैरह ने दी थी, तो कहाँ 1753, इतने पहले से डेफिनेशन आने लगी। बायोलॉजी टर्म दिया गया 1802 में, सोचो जरा 1753 कहाँ, 1802 कहाँ, मोटा मोटा देख लीजिए 60-70 साल का डिफरेंस। तो ये सब चीजें सोच के देखो, अगर बैकग्राउंड में बायोलॉजी का, तो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा कठिन भरा समय रहा होगा। जो इस डिवीजन को, जो भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन वहां ऐसा नहीं रहा होगा। हाँ खैर, मैं ये बताने जा रहा था कि एविस का डेवलपमेंट रेप्टिलिया से है और मैमल्स का भी मैक्सिमम डेवलपमेंट रेप्टिलिया से। तो यही लाइन लिखनी है, क्वेश्चन पूछा गया है, द डेवलपमेंट ऑफ एविस फ्रॉम रेप्टाइल्स। एविस बोलो, कुछ लोग एव्स भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है भाई, हम लोग हिंदी मीडियम वाले रहे तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग को। तब तो सीधे सीधे बताते थे कि हाँ ये एव्स, सुने ही नहीं था हम लोग, ये बोलते थे पक्षी वर्ग पढ़ा करते थे। स्पीसीज में ये इसमें मोस्टली तुम्हारी क्या आएंगी? मछलियां आएंगी। स्पीसीज मछलियों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशेस। हाँ फिशेज, इसमें फिशेज हैं। एम्फीबिया मतलब ऐसे एनिमल्स जो बोथ कन्वर्टिंग हो, मतलब आपका टेरेस्ट्रियल भी हो और एक्वेटिक भी हो। तो ज्यादातर एम्फीबिया में हम लोग फ्रॉग को जानते हैं मोस्टली, तो उसी को जानते हैं। रेप्टिलिया में जो रेंगने वाले हों, जैसे आपके स्नेक वगैरह हो गया, लिजर्ड हो गया, हेमिडेक्टाइलिस लिजर्ड हो गया, इसके अलावा तुम्हारे और भी क्रोकोडाइल, ये सब हैं इसी में। इस क्लास को अभी डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग जब एनिमल किंगडम वाला पोर्शन कवर करेंगे। बहुत डिटेल में कितनी स्पीसीज हैं, क्या नाम दिया, किसने दिया, कब उत्पन्न हुए, सारी बातें बात करेंगे। एविस को हम लोग यहाँ पे बर्ड्स, पक्षी वर्ग वाला बोलेंगे, बर्ड्स है, पंछी लिख दिया, पक्षी वैसे होता है। खैर मैमेलिया हो गया ये। तो द डेवलपमेंट ऑफ एव्स फ्रॉम द रेप्टिलिया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ मैमेलिया फ्रॉम रेप्टिलिया, ये भी आप लिख लीजिए। अभी बता भी चुका हूं, मैमेलिया भी आपका डेवलप फ्रॉम रेप्टिलिया है। आप जब हम लोग ये जान जाएंगे ना, एक चीज और अच्छी है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन अच्छा समझ जाएंगे तो उसमें हम लोग एक बहुत कनेक्टिंग लिंक वाला क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। कनेक्टिंग लिंक वाला एक क्वेश्चन आपके एलटी और जीआईसी लेक्चरर दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन आएगा। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जैसे आप लोग बहुत सी कनेक्टिंग लिंक पढ़ी है, हम लोगों ने जब इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी कनेक्टिंग लिंक खूब सुनेंगे। ऐसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक में जैसे बहुत सिंपल कनेक्टिंग लिंक अगर नाम बताएं तो तुमने पढ़ा है कि लिविंग, मतलब मैं बताया दे रहा हूं, वैसे इसको आगे डिस्कस करूंगा। लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, मतलब सीधे सीधे बात करें कि सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ याद आया, संयोजक कड़ी बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे, उनको भी
पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक उनको बोलते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम लोग कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं? वायरस, विषाणु को। याद होगा, सिंपल है, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एक पूछता है पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कनेक्टिंग लिंक। दूसरा क्वेश्चन बनता है पादप और जंतु जगत मीन्स प्लांट एंड एनिमल किंगडम, इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? जवाब वैसे आप लोगों को मालूम है, सभी को नहीं मालूम होता, इसलिए डिस्कस करना पड़ा। ये कुछ बेसिक क्लास चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन अभी धीरे धीरे डीप में। बहुत आसान क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं दिमाग चलता। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच में कनेक्टिंग लिंक हम लोग इसको पढ़ते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में हम लोग एक स्पीसीज है यूग्लिना विरिडिस, ये तो मैंने नाम बता दिया पूरा। वैसे यूग्लिना को हम लोग मानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सुना है, इनको हम लोग प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स वाले क्लास में अलग पढ़ने लगे हैं। पैरामाइलन स्टार्च वगैरह इनका बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बनता है, बताएंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन एलटी में ही शायद पूछा गया था कि पैरामीशियम में तुम्हारे 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, ऐसा क्वेश्चन वहां से आया था। तो हम लोग अभी जब प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीज जानेंगे कि उसका क्या नेचर है, कैसे। खैर 2 हो गए। एक तीसरा मैं अभी बता रहा हूं, कनेक्टिंग लिंक तो बहुत है अभी। एक और आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये जो तुम्हारी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये भी नोट कर लीजिए। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कौन से? आपकी आर्कियोप्टेरिक्स। खैर इसको कनेक्टिंग लिंक वाला जब पोर्शन करेंगे तो वहां कर लेंगे, कोई इतना बड़ा हार्ड इशू नहीं है। एक नियोपिलाइना आएगा, एक मोलस्का, मतलब अलग अलग आएंगे। खैर मेन टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? अच्छा ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड ग्रुप वाला जो कौन सा आपका एनेमा वाला, हम लोग कौन सा पहले पढ़ रहे थे भाई? पहले तो पीछे आना पड़ेगा। यस, ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला भी पढ़ना है। तो एनेमा में चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, मैं यहीं पे बताओ, लिख दूं सीधे सीधे। कह रहा है जिनमें ब्लड एक पर्टिकुलर ब्लड में आरबीसी के फॉर्म में ना मिलता हो, तो एक हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोटोजो। हालांकि प्रोटोजोआ को अब हटा के उसमें कर दिया गया प्रोटिस्टा में, लेकिन अभी भी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ से लगा के कौन सा था यहां पर, कहां गया, प्रोटोथीरिया तक। प्रोटोजोआ से प्रोटोथीरिया तक जितने भी आपके फाइलम्स वगैरह मिलेंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, निमेटो क्या बोलते हैं, टीनोफोरा, निमेटोडा, स्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे जो हैं वो एनेमा में ही आएंगे। तो सीधे सीधे एक लाइन लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रोटोजोआ टू हेमिकॉर्डेटा। एक लाइन लिखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन निकल आएगा, आंसर हो गया आपका। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया? अरस्तु का, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कैरोलस लीनियस के बारे में। इनके बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे आप, ऊपर बता भी चुका हूं। अगला पॉइंट लिखिए, इनको 1758 में नोट नहीं करना, आपको बता दूं 1758 से पहले, 1758 से पहले इनको कार्ल मार्क्स लीनियस भी कहते थे, लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं कौन सी जरूरत पड़ी, इन्होंने अपना नाम बदल के कैरोलस लीनियस कर लिया। खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, याद आ गया तो मैंने बता दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एक तो हो गए जाके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी है, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, तीसरा फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी है, नोट कर लीजिए।
हो गया भाई। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इनकी एक बुक थी, ठीक है, मतलब अभी भी होगी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। खैर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है क्योंकि इन्होंने प्लांट को भी डिवीजन किया, प्लांट के भी बारे में बताया और भी आप काम किया। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, सिस्टेमा नेचुरी भी इनकी एक बुक है, पब्लिश्ड बुक सिस्टेमा नेचुरी विथ 12th एडिशन बुक है। बुक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखिए। बायोलॉजी में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो लीनियस की पुस्तक पूछे, अरस्तु की पूछ सकता है, बेंथम एंड हुकर की पूछेगा, जनरा प्लांटेरम नेचुरलिस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। अभी क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट पूछता है, नाम लिखेगा इंगलर एंड प्रेंटल, हचिंसन, इसके अलावा तुम्हारा बेंथम एंड हुकर, लीनियस, अरस्तु, सबके नाम दिए होंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या नेचुरलिस्ट किस किस क्लासिफिकेशन में अपना पार्टिसिपेशन मतलब फॉलो करता, उसकी रूलिंग, आर्टिफिशियल की, नेचुरल की, फाइलोजेनेटिक। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा है, बहुत ही इजी वे में हमको पता भी होना चाहिए कि वास्तव में बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन को कैसे कौन कर रहा है, क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं ये पूछता है। मैंने अभी हाल ही में कोई पेपर देखा है जिसमें क्वेश्चन दिया था, इन विच फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल एक सामान्य क्लासिफिकेशन से रिलेटेड में तुम्हारे जैसे लीनियस है, अरस्तु है, उन्हीं में काउंट किए जाते हैं। बेंथम एंड हुकर का आप लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ही। एक तीसरा इंगलर, प्रेंटल और हचिंसन और ये सब अभी और भी आएंगे 2-4, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी बेस पे दिया गया था। खैर बुक से बातें बोल रहा हूं कि इनकी तो बुक्स हो ही गई। इसके अलावा एक किताब का नाम है, अगर बुक्स नाम आ गया तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अभी इनकी पढ़ रहे हैं, अभी और बता देंगे। जैसे AI ओपैरिन की एक बुक थी, नाम सुना होगा, ओपैरिन वाद। एक ओपैरिन हेल्डन थ्योरी आप पढ़ेंगे आगे इवोल्यूशन में। उनकी एक बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति किताब है उनकी, ओपैरिन की। और ओरिजिन ऑफ लाइफ और उनकी हो गई किसकी, तुम्हारी ओपैरिन की। और एक क्वेश्चन पूछता है और कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किताब तुम्हारी चार्ल्स डार्विन की है। और एक बुक है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक, वो किताब आपकी है किसकी मालूम है, लैमार्क। ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे किताबों के, बहुत ज्यादा किताबें नहीं है, 8-10 हैं, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, आसानी से हो जाएगा। बुक पहला लिख लीजिए, सिस्टेमा नेचुरी इज विद 12th एडिशन, सिस्टेमा नेचुरी 12th एडिशन, मतलब इसके लगभग 12th एडिशन रहे। दूसरा लिख लीजिए, 12th एडिशन टोटल थे, लेकिन पहला लिख लीजिए 1735 में पहला एडिशन आया। ये नोट करते रहना, यहां क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1735 में आया। सोचो जरा, 1735 की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है जब नए नए अपने यहाँ अंग्रेज आए होंगे शायद, अंग्रेज क्या मतलब उससे और भी पहले के समय, प्लासी का युद्ध वाला तब का है, ऐसे इसी आसपास था। 1735 में बता रहा है और आजकल हम लोग 2035 में आने वाले हैं। करीब करीब 300 साल पहले के ये सब तो सब नेचुरल ब्यौरा है। बड़ा मतलब सोचो जरा, 300 साल हो गए हम लोग पढ़ते पढ़ते। तो सिस्टेमा नेचुरी 12th एडिशन, फर्स्ट एडिशन 1735 में आया। दूसरा तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तो उनके बारे में और नहीं बात करेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे आएंगे 9th एडिशन पे। 9th एडिशन में ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी दिया गया था, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 9th एडिशन में ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी दिया गया।
ट्राइनोमियल, बाइनोमियल अलग है, ट्राइनोमियल अलग है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बता देंगे। 10th एडिशन में 1758 में आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया। समझ लो, पहले ट्राइनोमियल चलता रहा होगा, फिर 10th एडिशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, जिसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। यह है तुम्हारी त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति मतलब वही जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। द्विनाम में हमारी जीनस और स्पीसीज, इसके बारे में अभी द्विनाम को डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले हम लोग लीनियस के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे आप देखते हैं। लास्ट एडिशन मैं बता ही चुका हूं, टोटल 12th एडिशन थे, तो लास्ट ऑब्वियस सी बात है लास्ट होगा 12th। ये भी पूछ दिया गया, कहीं कहीं पे स्टार लगा लेना इस पे। 12th एडिशन लास्ट एडिशन था, और 1737 में इन 1737 में ये लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी को पब्लिश मतलब डिटेल में बता चुके होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इन 1737 लीनियस डिस्क्राइब या गिवन सिस्टेमा नेचुरी। किताब तो ऊपर ही लिखा था मैंने, तो यहाँ पे लिख, यहीं पे साथ में ही लिख लो 1737, क्यों आगे इधर उधर पॉइंट बढ़ाओगे ज्यादा। ठीक है, हाँ आपको और बता दूं, आज बृहस्पतिवार है, शायद बुध बृहस्पति होगा। हाँ, शनिवार को तुम्हारा जो टेस्ट है वो वायरस से लगा के अभी तक जो टिल जो पढ़ा, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो केवल टेस्ट को अपना देखेंगे समझेंगे, जो पुराने हैं वो प्रॉपर, क्योंकि पढ़ाई फ्लो में चल रही है, क्योंकि हम लोग पुराना मैटर भी पढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो हम लोग यहाँ डिटेल में आगे चलते रहें, पीछे का वायरस एल्गीब्रा टाइडा सब भूलते चले जाओ। तो हम लोग 60 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाएंगे, जो वायरस स्टार्टिंग से जो पहली क्लास हुई है वायरस ही हुई पहली शायद, वहां से लगा के हम लोग इधर जिम्नोस्पर्म तक पूछेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये पेपर थोड़ा सा टाइट होने वाला है आप लोगों के लिए। वायरस टू जिम्नोस्पर्म, वायरस टू जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी हम लोग डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा खींच लेंगे तब हम लेंगे। तो वायरस टू जिम्नोस्पर्म का टेस्ट है, नोट कर लीजिए कहीं पे। अगली तारीख सैटरडे में जब भी पढ़ रही होगी, सैटरडे का होगा मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है इस बार संडे को ऑनलाइन क्लास भी सुबह में ले लूं, इसके लिए आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। परेशान ना हो, ग्रुप में पूछने वाली बात होगी तो पूछा करो, हम लोग खुद आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग अभी भी अपने लाइव बैच वाले जो लोग हैं अपने ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। क्यों नहीं जुड़ते, हमें समझ में नहीं आती। कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई समस्या ग्रुप में रहोगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। एक एक आदमी को कैसे अरेंजमेंट करने, सिंपल सी बात है। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो के इतना क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे पुराने जो साइंटिस्ट लोग इसको इतना इजी ना कर गए होंगे, तो हम लोग एक एक प्लांट पढ़ते पढ़ते हम लोग जिंदगी चली जाती, मुश्किल से 10-20-50 प्लांट पढ़ पाते, बस खत्म हो गया। और इतना आसानी से सुविधा दे दी गई है, जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप शायद नहीं है, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर इजी वे में जुड़े हैं। बताओ भैया 17-18 लोग शायद जुड़े, इतने सारे लोग हो गए, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ना चाहते। कौन सी इसमें दिक्कत है, कौन सा इतना तुम्हारा मोबाइल हैक हो जाएगा जो उसमें परेशानी है। तो इजी वे में भाई क्लास ले रहे हो तो उसमें जुड़ जाओ, हम लोग को भी अच्छा लगे कि यहाँ तुम लोग एक्टिव हो, बिल्कुल सुप्तावस्था में बिल्कुल पड़े हो बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ रहे, पता नहीं क्यों। खैर जुड़ना चाहिए, आप लोग जुड़ जाए तो उसमें प्रॉपर चीजें मिलती रहेंगी, कोई समस्या आएगी तो वही भी बोलेंगे, ऐसे एक एक कब तक हम लोग को बताते रहेंगे। खैर, तो टेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर दिया। वायरस से लगा के जिम्नोस्पर्म के बीच में टेस्ट है तुम्हारा, वो तैयार कर पाइए भैया। 60 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से। खैर आगे बढ़ता हूं, तो टोटल एडिशन इनके कितने थे यहाँ पे हम लोग बता दें। लास्ट एडिशन जो था वो आपका 12th ही था, लास्ट हो गया। और 1737 में उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी किताब दी, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बात लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, टोटल टैक्सा जो है 7 है, 7 है टोटल टैक्सा 7। अरे वही टैक्सा, जिसको टैक्सा किसको कहते हैं, पट्टी ये भी बताना पड़ेगा भाई। किंगडम एक हो गया, समझ गए ना। किंगडम के नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर बोलना पड़ेगा। चलो भाई लिख ही देता हूं, लिख लो। किंगडम,
पूरी साफ हो गया। यहां पे नोट कर लीजिए किंगडम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास। अभी सब वाली यूनिट पे नहीं जा रहा हूं, सब वाली में जाएंगे और बढ़ जाएंगे, जो एक्चुअल में थी पहले उनकी बात करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर आ जाएंगे हम लोग ऑर्डर, फिर आ जाएंगे हम लोग फैमिली पे, फिर आ जाएंगे किस पे, जीनस पे, फिर आएंगे स्पीसीज पे। हालांकि जीनस के बीच और स्पीसीज में सब स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में सिलेबस में दिया है कि स्पीसीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी टॉपिक में हम लोग इसको आगे करेंगे, ठीक है ना। खैर, तो टोटल टैक्सा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। एक बात और जान लो, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए होते हैं और डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए होते हैं। आधी चीजें तुम्हारी यहीं पे कवर कर दे रहा हूं। ऑर्डर में आप देखेंगे लास्ट में एल्स लगना जरूरी है। क्या लिखा होगा, एल्स। जैसे किसी भी ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं ले लूं, जैसे सोलेनेल्स, ये देखो मिला तुम्हारा एल्स। एक टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं, हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सफिक्स है। भैया इंग्लिश देख लेना थोड़ा सा, नहीं इसको उल्टा हो गया भाई। हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स में पढ़ते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक हिंदी में टॉपिक पढ़ते हैं जो आगे लगता है और पीछे, याद नहीं आ रहा मुझे। तो सोलेनेल्स आप ये जान लीजिए, इस एल्स वाले रीजन में, जिसमें एल्स, जितनी भी ऑर्डर हैं उनके लास्ट में एल्स लगना जरूरी है, और जब एल्स लगता है तो आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाता है कि वो किसका नाम दिया है, ऑर्डर का। फैमिली के केसेस में जब आएंगे लास्ट में एसी लगा होगा। क्या लगा होगा, एसी। एनिमल केसेस में नीडी लगा होता है, IDEAE। तो हम लोग इसको अभी और डिटेल में करेंगे, फिलहाल अभी एक मोटा मोटा चीजें याद करते रहे कि ऑर्डर में लास्ट में एल्स लगेगा, फैमिली में एसी लगेगा। कोई भी फैमिली का नाम बता दो जिसमें लास्ट में एसी नहीं लगा है, क्योंकि ये सारा कुछ अब जो ICBN है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उसने सबका नाम में फैमिलीज में एसी लगाना अनिवार्य कर दिया है। जैसे इससे पहले कुछ फैमिली थी, जैसे मैं बात करूं, जैसे पहले एक फैमिली थी कंपोजिटी, आपके अभी भी सिलेबस में दी है। दूसरी एक फैमिली थी लैबिएटी, तीसरी एक और थी पोएसी, चौथी एक और थी, पोएसी तो हो गई, मैंने उल्टी लिख दी, ये पहले थी ग्रामिनी। मतलब ये नाम जो थे ना, इनके सबके बदल गए। सिंपल सा आप ये हो गई एस्टेरेसी, देखो इसके लास्ट में एसी लगा, लैबिएटी का नाम हो गया लैमिएसी, ग्रामिनी का नाम बदल के हो गया पोएसी, और भी हैं, कोई भी फैमिली का नाम लो पर्टिकुलर, उसमें लास्ट में एसी आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फैमिली के लास्ट में अगर एसी आता है तो वो समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, फैमिली की। क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर को लिखने के लिए वहां पे एल्स उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्डर का आ चुका है, फैमिली वगैरह पता नहीं, तुम लोग देख लेना, आया होगा कहीं ना कहीं। खैर आगे बढ़ता हूं, तो इसी से रिलेटेड हम लोग लिखते हैं लार्जेस्ट टैक्सा, जो है लार्जेस्ट सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा होगा। अब तो आप क्लियर हो गए होंगे, लार्जेस्ट टैक्सा सबसे बड़ा तो किंगडम ही होगा, क्योंकि किंगडम जो राज्य होता है सबसे बड़ा है ना, किंगडम। अभी हम लोग किंगडम के बारे में जब जान ही रहे हैं, तो अभी हम लोग आगे आगे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी धीरे धीरे अभी आगे आएगा, जिसमें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजी, एनिमलिया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो लार्जेस्ट टैक्सा कौन हो गया, किंगडम। दूसरा लिख लीजिए,
स्मॉलेस्ट टैक्सा कौन सी हो जाएगी? स्पीसीज। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहीं कहीं पूछा गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को भी आप लोग बताएंगे स्पीसीज या जाति को। जात के बारे में सब स्पीसीज भी मिल सकती है जब हम लोग ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एक नाम ले लें, कोई भी एक नाम ले लें, ऐसा नाम ले लें जो तुम लोगों को कम आता हो। चलो, मैंने एक नाम ले लिया एट्रोपा बेलाडोना। किस किस को इसका नाम मालूम है? एट्रोपा बेलाडोना। और किसको किसको मालूम है इसकी फैमिली कौन सी है? एट्रोपा बेलाडोना की फैमिली सोलेनेसी है। देखो लास्ट में एसी लगा दिया, सोलेनेसी यहां से लगाओ, थोड़ा सा और अच्छा लिख दो, तुम लोगों को कहोगे हमको समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। चलिए भाई, फैमिली लिखता सोलेनेसी। इतना धीरे धीरे लिखेंगे ना तो हो गया काम। सोलेनेसी, एसी देखो लगा, ये लगा है तो सोलेनेसी हो गया। एट्रोपा बेलाडोना, आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये जैसे एट्रोपा बेलाडोना लिखा है, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण एल्केलॉइड भी निकाला जाता है। हम लोग साथ साथ में इकोनॉमिक बॉटनी भी पढ़ते रहेंगे, कोई पर्टिकुलर उसके लिए टॉपिक अलग बाद में पढ़ाएंगे, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आपको प्लांट अभी याद हो जाने चाहिए। एल्केलॉइड एक निकलता है तुम्हारा जिसका नाम है एट्रोपीन। क्वेश्चन पूछा गया है, बेलाडोना से भी एक दवाई बनती है बेलाडोना करके। जो भी पेशेंट या उसके पास जाते होंगे, क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, बेलाडोना उससे बोल लो, तुरंत बोल देगा कितने % की दे दूं, 10, 20, 30, 50 ऐसे बोलता। तो ये सब मेडिसिनल प्लांट है। क्वेश्चन में सोलेनेसी से 5 मेडिसिनल प्लांट हर फैमिली की याद करके रख लेना, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा कि राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, क्योंकि पिछले साल पूछी गई थी कौन सी फैमिली मेंस में, कंपोजिटी। 5 प्लांट याद करने में, जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो 5 प्लांट याद करने में पसीने निकल आएंगे, सोचते रहोगे कि कौन कौन से प्लांट थे। इसलिए आपको बेहतर तैयारी का अभी से समय है, आप लोग क्वेश्चन को करते रहें। तो हर फैमिली में, जैसे मैंने सोलेनेसी के 5 प्लांट बताए, तो 5 प्लांट में वहां पे ये भी नहीं लिख देना है कि वहां पे सोलेनेसी के 5 प्लांट मुख्य हैं। पहला तुम्हारा लिख दीजिए क्या नाम, जैसे तंबाकू, निकोटियाना टोबैकम भी इसी में आता है, तंबाकू हो गया। आपको कॉमन नेम नहीं लिखने, ये भी ध्यान रखना, वैज्ञानिक नेम पे ही सब बात होगी, अंडरस्टूड है। वो बताएगा नहीं, लिखेगा राइट द 5 नेम ऑफ सोलेनेसी फैमिली, तो आपने लिखना शुरू कर दिया। निकोटियाना टोबैकम लिखेंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। तंबाकू लिखेंगे, वही नंबर 1 देने वाला होगा, आधा काट देगा वो। एट्रोपिन हो गया, एक तो निकोटियाना टोबैकम हो गया, एट्रोपिन हो गया, मतलब एट्रोपा बेलाडोना हो गया, 2 हो गए। एक सोलेनम नाइग्रम मकोय, पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, बताते हैं कि आयुर्वेदिक वाली दवाइयां हैं। मकोय हो गए, 3 प्लांट हो गए। धतूरा स्ट्रामोनियम हो गया, 4 हो गए। और भी बहुत सारे प्लांट हैं, एक और हम लोग शायद उसको भी पढ़ते हैं, अश्वगंधा विथानिया सामनीफेरा भी इसी में शायद। खैर ये हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक हमारा काम क्या था कि लार्जेस्ट टैक्सा बताना किंगडम है, स्मॉलेस्ट टैक्सा स्पीसीज, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपके स्पीसीज है। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में अभी, हालांकि इसको मैं बाद में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा क्लास में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तुम्हारा है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। पहला कौन सा है? जीनस। पहला है जीनस, दूसरा स्पीसीज। और ट्राइनोमियल में जब बात करेंगे 3 वाले में, तो वहां पे 3 चीजें हैं। पहला तुम्हारा फिर से जी मेरा स्मॉल बनता है भाई, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, और सब स्पीसीज में हो गया। जैसे इसका एग्जांपल आपने सुना होगा, नाम बताएं, तुरंत तुम लोगों को दिमाग में आ जाता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा जीनस, ये हो गई स्पीसीज, ये इसकी सब स्पीसीज। क्लियर है। खैर ये भी हम आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये था कि किसी भी क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, स्पीसीज। फटाफट आगे आ जाइए भाई। अगला टॉपिक है आपका
टैक्सॉन टर्म भी पूछता है, टैक्सॉन टर्म किसने दिया भाई, ये भी आ जाइए, लिख लीजिए टैक्सॉन टर्म गिवन बाय, टैक्सॉन टर्म गिवन बाय मेयर, taxon term given by mayors. The group of animals in classification, the group of animal in classification, आज मेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह फिर से आने लगी। The group of animals in classification is called टैक्सा, टैक्सा बोलते हैं इसको। टैक्सा से एक बहुत बात याद आई, तुम लोग शायद आई कि नहीं आई, हमने पिछली क्लासेस में जिम्नोस्पर्म पढ़ा है, वहां टैक्सॉल पढ़ा था, याद आ गया, टैक्सस, टैक्सॉल, वो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वो पेड़ जो था वो एंटी कैंसरियस ड्रग्स बना रहा था, शायद मुझे लग रहा कैंसर से रिलेटेड ड्रग्स थी। जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखा, मैंने लिखवाया है, पुराना तुम लोग लग रहा पढ़ते ही नहीं हो। आगे बढ़े भाई, लिख लीजिए अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म फैमिली जीनस स्पीसीज आर गिवन बाय जॉन रे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली जीनस और स्पीसीज गिवन बाय जॉन रे, फैमिली जीनस स्पीसीज बाय जॉन, जॉन अब्राहम नहीं है, ये जॉन रे हैं। एंड टर्म क्लास एंड ऑर्डर बाय लीनियस, ये भी लिख लीजिए, टर्म क्लास एंड ऑर्डर गिवन बाय लीनियस। याद रखना भाई, ये पूछे जाएंगे, आप लोग सोचो, अब तो आपका याद करने का लेवल थोड़ा सा डीप में जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे बिल्कुल मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप बिल्कुल प्रॉपर रखना है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, आपको करने पड़ेंगे, ये ना करना कि वहां मिल जाए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो समझ लो मतलब सारी मेहनत मेरी और आपकी दोनों बर्बाद हो जाएगी। पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाता तो बहुत गुस्सा आती है, आपको भी मालूम है, और आपने पढ़ के रखा है अच्छे तरीके से, इसीलिए आपको प्रॉपर रिवीजन की भी जरूरत है। हमने इसीलिए टेस्ट को वायरस से लगा के जिम्नोस्पर्म तक पूछा, क्योंकि पुरानी क्लासेस लगभग जिन लोगों ने कर ली होगी, जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए छोड़कर उनको सब पूरा रिकॉल करने का मौका दे दिया है। तो जो टर्म है क्लास और ऑर्डर किसने दिया, लीनियस ने दिया। अगला पॉइंट लिखिए, द टर्म फाइलम एंड सब फाइलम बाय क्यूवियर, टर्म phylum and subphylum by Cuvier, ये तो लीनियस ही है, लीनियस लिख लो या बना लो। खैर आगे चलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दुनाम पद्धति, तो आपको मालूम है पहला जीनस का दूसरा स्पीसीज का, उसको हमको भाई बताने की जरूरत है नहीं, ऊपर बता ही चुका हूं। ये वाला देखो बता चुका हूं कि नहीं, ये वाला बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो द्विनाम थी, द्विनाम पद्धति में पूछेगा कि पहला क्या है तो वंश और दूसरा क्या है जाति। इसी के बारे में जब ट्राइनोमियल में आएंगे तो ये हो जाएगी उपजाति और ये हो जाएगी जाति और ये हो जाएगा वंश। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स है रिलेटेड टू जाति मतलब स्पीसीज। चलो भाई हेडिंग डाल लीजिए, टेक्निकल टर्म रिलेटेड, क्लासिफिकेशन कर लो चाहे स्पीसीज कर लो,
एक बार अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था कि बॉस इंडिकस एक नाम है, इसका आपको पता होगा। बॉस इंडिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जब भी साइंटिफिक नेम पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वहां पे स्पेलिंग की। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग में कोई मिसप्रिंट गलती ना हो, क्योंकि वहां पर तो स्पेलिंग का खेल है। बाकी पूरी बायोलॉजी में चाहे इट इज लिखो, चाहे दिस इज लिखो, चाहे कुछ भी करो, आप कुछ भी करके आप कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर अलाउड, कुछ देखिएगा नहीं। साइंटिफिक नेम पे आप खासकर ध्यान रखना। तो पता लगा हेडिंग पहली मेन प्रोटोजोआ डाल ले, वही स्पेलिंग गलत लिखी, तो वो ये कुछ चीजें ध्यान करने वाली हैं। बाकी सब डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डाल लीजिए एक जैसे क्वेश्चन पूछता है, हेडिंग डालने से पहले एक चीज जान लो, हेडिंग तो आप पढ़ गई। एक क्वेश्चन पूछता है इन विच फॉलोइंग इज राइट, इनमें से कौन सा सही है, और 3-4 एग्जाम्पल दे देगा। जैसे बॉस इंडिकस, मैंगीफेरा इंडिका, हिबिस्कस रोजा, साइनेंसिस हटा देगा, कहीं कुछ हटा देगा, कहीं छोटा कर देगा, कहीं बड़ा कर देगा, कहीं लास्ट में लिन नहीं लगाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, द्विनाम पद्धति जब आगे कराएंगे। खैर टेक्निकल टर्म्स हैं, पहला लिख लीजिए टेक्निकल टर्म है टॉटोनिम्स। पहला है TAUTO, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स का मतलब सामने समझ में आ रहा होगा, जो रिपीट करता है, जीनस एंड स्पीसीज सेम, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए जीनस एंड स्पीसीज आर सेम, मतलब एक जैसी। अब एग्जाम्पल दिमाग में खूब आ गए होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में आ गया अच्छा सा, जैसे आ गया नाजा नाजा, क्या आ गया नाजा नाजा। इसका है किंग कोबरा, जीनस भी सेम, स्पीसीज भी सेम, नाजा नाजा। एक और मुझे याद आ रहा शायद रैटस, रैटस भी है। ये किसका है, मूसे की सवारी, वो क्या बोलते हैं, हाँ चूहा। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया नाजा नाजा, एक हो गया रैटस रैटस। और भी आपके दिमाग में अगर आ रहे हो तो कर लेना, लेकिन टर्म समझ जाना चाहिए कि ये टर्म टाटोनिम्स हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछा गया टाटोनिम्स आर, टाटोनिम्स क्या है, तो आप बताएंगे व्हेन जीनस एंड स्पीसीज बोथ आर सेम, तो बता देंगे। एग्जांपल दिया होगा इन विच फॉलोइंग एग्जांपल आर टाटोनिम्स, इनमें से कौन सा एग्जांपल टाटोनिम्स का है, तो तुरंत समझ जाएंगे टाटोनिम्स में कौन सा था। जब मैं बता चुका हूं उसके जीनस और स्पीसीज सेम है तो वो हो जाएगा टाटोनिम्स के एग्जांपल। सेकंड लिख लीजिए ऑटोनिम्स, दूसरा है ऑटोनिम्स। इन विच स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम, ऐसा नाम जिसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों सेम हो। तो एग्जांपल कौन सा आएगा, याद करो, मुझे याद आ गया एक होमो सैपियंस, सैपियंस, ऐसे है ना। ये हो गई स्पीसीज, ये हो गई सब स्पीसीज, तो दोनों देखिए जीनस तो बिल्कुल अलग ही है, जीनस से कोई मतलब नहीं है, स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों कैसी हैं, सेम सेम। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा ऑटोनिम्स, ऑटो मीन सेल्फ, दोनों सेम हो गए। तो ये भी एग्जांपल हो गया। ये वैज्ञानिक नाम तुम्हारे आधुनिक मानव का है, मानव। और पुराने वाले मानव का आधुनिक जो नाम था वो होमो सैपियंस था। इसके अलावा और भी पुराने चलेंगे तो होमो बैसिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब एक तरीके से जो हम लोगों का जब डेवलपमेंट हुआ था उससे रिलेटेड और पीछे अगर बात करें वहां के नाम है। हम लोग जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब वो सब नाम याद करेंगे। क्रोमैग्नॉन मानव, जावा मैन, जावा कपी मैन, ये सब तब वहां पढ़ेंगे।
खैर हमारा यहां से क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। ऑटोनिम्स आर दोज विच हैव द सेम स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। थर्ड इज द साइनोनिम्स। तीसरा है साइनोनिम्स। ये तो आपको मालूम होगा। साइनोनिम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। हाँ, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को बोलते हैं क्या? साइनोनिम्स को पर्यायवाची बोलते हैं, एंटोनिम्स को क्या बोलते हैं? उल्टा वाला मुझे नाम याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसके बारे में लिखिए। व्हेन साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, when scientific name of an organism given already, लिख लो थोड़ा सा अच्छा है। when scientific name of organism is, when scientific name of organism is given already and another name, मतलब किसी वैज्ञानिक ने एक वैज्ञानिक नाम दिया हो और बाद में किसी दूसरे वैज्ञानिक ने अपनी ज्यादा बुद्धि लगाते हुए दूसरा नाम प्रस्तुत कर दे, मतलब समस्या ही क्रिएट किया हम लोगों के लिए। तो ऐसे एग्जांपल्स जैसे याद करो, मुझे एक एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है, शायद आपको भी याद आ जाए। एक था फ्यूजेरियम मोनिली, फॉर्मी, और एक और नाम था जिससे आपको जिब्रेलिन निकाला गया था, याद होगा, जिब्रेला फ्यूजिपोराई। ये दोनों ऑर्गेनिज्म के नाम एक ही, और दोनों से आपका जिब्रेलिक एसिड निकाला जाता था, GAN, जिसको हम लोग, याद होगा तुमको, यबूता एंड सुमुकी ने खोजा था। यबूता एंड सुमुकी। ऑक्सिन में तो तुम्हारे डार्विन भी थे, और भी कौन कौन से थे। एविना सेटाइवा थ्योरी दी थी डार्विन ने। एक और ने एक्सपेरिमेंट किया था एविना सेटाइवा ओएट पे भी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। जिब्रेलिन में थे साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड में शायद एडिकॉट थे, और एक एथिलीन, तो गैसियस ही हार्मोन था। ये प्लांट हार्मोन की बात कर रहा हूं भाई। ये मैंने टर्म इसलिए आपको यहां पे बता दिया क्योंकि ये सिनोनिम्स का डिफिनीशन। सिनोनिम्स में छोड़ रहा हूं यार, सिनोनिम्स में जो तुम्हारी डेफिनेशंस थी, मींस कह रहा, ये चाह रहा है कि पर्यायवाची कैसे होते हैं, एक नाम दूसरे, जैसे पंकज नाम के ही बहुत सारे पर्यायवाची हैं, कमल, जोयज, पता नहीं कितने सारे। ऐसे ही सिनोनिम्स में यहां भी आपका एक ही साइंटिफिक नेम को दोबारा किसी ने अगर दे दिया हो तो सिनोनिम्स में काउंट करेंगे। ये सब पूछेगा। अगला लिख लीजिए, होमोनिम्स। होमोनिम्स होमोनिम्स उसमें लिखिए, when organism name are same of two, when same of two plants or animals। ये भी थोड़ा सा अलग है। होमोनिम्स कह रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, या दो प्लांट हो सकते हैं या दो एनिमल्स हो सकते हैं, उनके नाम बिल्कुल अगर सेम है, तो जैसे एक लिख लीजिए, प्रूनस डल्सिया, प्रूनस डल्सिया एंड प्लम। और एक प्लम, और इसी में
उसको हम लोग आलू बखूरा करके क्या बोलते हैं, आलम बखूरा, आलू बखूरा ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, आलू बुखारा क्या है ऐसे कुछ है। आलू ना लिख लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, आलू बुखारा ही बोलता है, मार्केट में मिलता है फ्रूट्स की दुकान पे। प्रूनस टर्सिया जो है नाम जो है लगभग सिमिलर दोनों का, वैसे बादाम का एक और नाम है, हम लोग लिख सकते हैं प्रूनस एमाइगिडालस, ये भी आपका बादाम का नाम है। खैर हमारा इससे भी काम चल जाएगा। होमोनिम्स मतलब सेम मतलब एक जैसे नाम दो जीवों के, ये भी साथ में लिख लीजिए, एक जैसे नाम दो जीवों के। खैर यहीं से हम लोग रोकते हैं भाई, मेरा मन तो हो रहा है भी सोच रहा हूँ पढ़ा देता 8-9 बजे तक आराम से, जब टाइम रहता फ्री रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी क्लास धीरे धीरे मौसम जैसा बदलता रहेगा, ठंडा होने लगेगा तो हम लोग आराम से 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस जानते ही ज़्यादा है। अभी तक बेसिक से एडमिशन हो रहे थे, चल रहे हैं, तो ठीक है। खैर मिलते हैं कल, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं।